बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स की जो प्रथम यूनिट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च के अंदर हम अभी तक हमने 4 टॉपिक्स पर चर्चा की है। इस फर्स्ट यूनिट में कुल 5 टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उनमें से 4 की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें फिलोसॉफी ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथड और इश्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस। ये 4 की चर्चा हम कर चुके हैं। 5वां जो अध्याय है, वो अध्याय जिसकी चर्चा हमें आज करनी है वो है एथनोग्राफी एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आज हम इसमें बात करेंगे वर्चुअल लेक्चर में एथनोग्राफी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे एथनोग्राफी काम करती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम बात करें एथनोग्राफी के मीनिंग की। एथनोग्राफी एथनो एवं ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एथनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अभिप्राय प्रारंभ में कंपनी से लिया गया, उसके बाद में पीपल और फिर नेशन तक से इसको संबंधित किया गया। ग्राफी राइटिंग से है, लेखन से है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि लोगों के सामुदायिक अथवा सामूहिक जीवन से संबंधित, या हम कहें कि एक स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामूहिक जीवन से संबंधित जो लेखन किया जाता है उसको एथनोग्राफी कहा जाता है। हिंदी में प्रजाति लेखन या नृजाति शास्त्र भी एथनोग्राफी को कहा जाता है। तो एक तरह से किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों से संबंधित जो लेखन का कार्य, जो लिपिबद्ध करने का कार्य, उनकी प्रथाओं, परंपराओं, उनके राइट्स, रिचुअल्स, उनका बिलीफ सिस्टम, उनके जो भी उनका ट्रेडिशनल बिहेवियर है, उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में जो कुछ लिखा जाता है वो एथनोग्राफी का हिस्सा होता है। ये जो एथनोग्राफी है इसका सबसे पहले प्रयोग गेरहार्ड फ्रेडरिक मूलर ने किया था। गेरहार्ड फ्रेडरिक मूलर मूल रूप से हिस्टोरियन कम ज्योग्राफर थे। उन्होंने अपने इतिहास और भूगोल के लेखन के लिए एथनोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। समाज शास्त्र में एथनोग्राफी का इस्तेमाल ई.बी. टायलर, टी.एस. मॉर्गन, फ्रेंच बोवास, मेलानोव्स्की, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड आदि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया। ये अमेरिकन समाजशास्त्री और मानवशास्त्री, इन्होंने अपने अध्ययनों में इन्होंने जिन जनजातियों का, जिस स्थानीय समाज और संस्कृति का अध्ययन किया, उसमें एथनोग्राफी की जो विधा है, प्रविधि है, पद्धति है, उसको इन्होंने प्रयुक्त किया। टॉयलर ने अपनी पुस्तक जो प्रिमिटिव कल्चर है, आदिम संस्कृति है, उसको एथनोग्राफिक मेथड से उसको उन्होंने लिखा या सूचनाएं कलेक्ट की। फ्रेंच बोवास, मेलानोव्स्की, रूथ बेनेडिक्ट आदि अमेरिकन जो मानव शास्त्री हैं, इन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म की जो अवधारणा है उसको विकसित करने का प्रयास किया। मार्गरेट मीड ने भी अपनी पुस्तक कमिंग ऑफ एज इन समोवा ट्राइब में जो कल्चरल बिहेवियर का तरीका है या जिस तरह की प्रथाएं और परंपराएं होती हैं, उनका जो हम कहें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इन्होंने उसमें सिद्ध करने का प्रयास किया है। और ये कहते हैं कि कल्चर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, उसका भावी व्यवहार वो किस तरह का होगा उसको निर्धारित करती है। जैसी संस्कृति होती है वैसे ही उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, राजनीतिक व्यक्तित्व होता है। वो कितने तनावों से सामने करेगा, कैसे वो मुश्किलों का सामना करेगा, उसको संस्कृति ही सिखाती है। तो ये चर्चाएं समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में इन लोगों ने प्रारंभ की थी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एथनोग्राफी है वो एक इंडिविजुअल कल्चर की सिस्टमेटिक स्टडी करने का
प्रयास करती है या उसके तंत्र को विकसित करती है। इसमें जो सांस्कृतिक प्रघटनाएं हैं किसी भी समूह की, किसी भी स्थान की, उनको एक्सप्लोर करने का, उनको उद्घाटित करने का प्रयास किया जाता है। ये एक फॉर्म ऑफ इंक्वायरी है जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को काम में लेते हुए एक तरह से क्वालिटेटिव मेथड से आगे बढ़ा जाता है। संस्कृति को की जो होलिस्टिक स्टडी है वो इसमें एथनोग्राफी में करने का प्रयास किया जाता है। एक जो कल्चरल ग्रुप हैं, बड़े वृहद जो सांस्कृतिक समूह हैं, उन सांस्कृतिक समूहों में लोग एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया करते हैं, समय के साथ किस तरह से उन अंतःक्रियाओं के स्वरूपों में बदलाव होता है, कैसे उनका विकास होता है, उसकी स्टडी से अपने आप को जोड़े रहती है एथनोग्राफी। या एथनोग्राफी का फोकस जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में होने वाले मानवीय व्यवहार का होता है। तो ये था मीनिंग ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी कैसे काम करती है। अब हम बात करें एथनोग्राफी को समझने के लिए कि समय के साथ एथनोग्राफी को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया। जैसे जैसे अध्ययनकर्ताओं की प्रवृत्ति, प्रकृति, उनके लक्ष्य, उनके टूल्स परिष्कृत परिवर्धित हुए, वैसे वैसे एथनोग्राफी उनके अध्ययन, उनके द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर उसके एथनोग्राफी के उपविभाग किए गए। सबसे पहले हम बात करें तो एथनोग्राफी को हम कन्फेशनल एथनोग्राफी के रूप में ले सकते हैं। एक प्रकार कन्फेशनल एथनोग्राफी का होता है जिसमें जो समूह के, समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों ने आत्म स्वीकारोक्ति के रूप में अपने जो अनुभव लिखे, वो उस समय के, उस स्थान और समूह के बारे में जानकारियां एकत्रित करने का एक माध्यम है। तो उसको हम कन्फेशनल एथनोग्राफी कहते हैं। ऐसी लाइफ हिस्ट्री, लोगों ने अपने जीवन के बारे में स्वयं आत्मकथाएं लिखी या दूसरे लोगों के द्वारा उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, वो लाइफ हिस्ट्री भी उस समय उस समाज में किस तरह की प्रथाएं, परंपराएं, प्रथागत व्यवहार, विश्वास व्यवस्था आदि प्रचलित थी, उसके बारे में हमें एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है। तो लाइफ हिस्ट्री दूसरी तरह की एथनोग्राफी है। ऐसे ही फेमिनिस्ट एथनोग्राफी जेंडर को केंद्र बनाकर जो कुछ लिखा गया किसी समाज और संस्कृति विशेष में, वो फेमिनिस्ट एथनोग्राफी के अंतर्गत आता है। एथनोग्राफी में हम जो जिस किसी प्रजाति का, जिस किसी स्थान विशेष में रहने वाले स्थानीय निवासियों का अध्ययन करते हैं, हम उनके प्रथागत व्यवहारों का, विश्वास का, उनके आचरण का वर्णनात्मक डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो जो कुछ भी जेंडर को सेंटर में रखकर लिखा गया वो फेमिनिस्ट एथनोग्राफी है। फिर आगे चलकर एथनोग्राफी को दो भागों में बांटा गया, एक रियलिस्ट एथनोग्राफी और दूसरा क्रिटिकल एथनोग्राफी। जो रियलिस्ट एथनोग्राफी है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है एथनोग्राफी की, जिसको सामान्यतः समाज शास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने काम में लिया है। घटनाएं किसी समाज, समूह एवं संस्कृति में जिस रूप में घटित होती हैं, एक थर्ड पार्टी के रूप में उन घटनाओं को देखा जाए, समझा जाए और जिस रूप में वो घटित होती हैं उसी रूप में उनको प्रस्तुत किया जाए। स्वयं का अध्ययनकर्ता का कोई लक्ष्य नहीं हो, उसका कोई माइंडसेट नहीं हो, वो किसी पूर्व धारणा को लेकर नहीं चलता हो, उस समूह के संदर्भ में जो कुछ है उसका उसी रूप में वह अध्ययन करेगा। एक जो सामाजिक यथार्थ है, सोशल रियलिटी है, उसको वो उद्घाटित करने का प्रयास करेगा। वहाँ के लोग किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं, संचार के, कम्युनिकेशन के माध्यम उनके क्या हैं, संकेतों के माध्यम करते हैं, लिपि या बोली या भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कोटेशंस का भी वो इस्तेमाल करेगा। जिस तरह की वो बातचीत वो करते हैं उनको उसी रूप में वो प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ये रियलिस्ट एथनोग्राफी कहलाती है। दूसरी हम करें क्रिटिकल एथनोग्राफी की।
रियलिस्ट एथनोग्राफी में जो जिस रूप में सामाजिक यथार्थ है, सोशल रियलिटी है, उसको उसी रूप में व्यक्त किया जाएगा। अध्ययनकर्ता एक थर्ड पार्टी के रूप में वहाँ उपस्थित होता है, वो किसी तरह का हस्तक्षेप वहाँ नहीं करेगा, ना अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रभावित करेगा और ना स्वयं प्रभावित होगा। जैसा देखता है, जैसा वह सहभागी असहभागी अवलोकन के माध्यम से महसूस करता है, वैसे ही उन घटनाओं को वो लिपिबद्ध करेगा। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रिटिकल एथनोग्राफी का एक संप्रदाय उत्पन्न हुआ, इसमें जो अध्ययन करता थे उनका अपना एक माइंड सेट होता था। पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो एक पॉलिटिकल माइंड सेट वाले लोग या रिसर्चर, जिनका अध्ययन का अपना एक उद्देश्य होता था, वो परिस्थितियों में बदलाव की बात करते थे और इन्होंने अपने अध्ययन के लिए किसी भी संस्कृति या समाज या समूह के उस वर्ग को चुना जो पीड़ित था, जहाँ की स्थितियों में किसी तरह का बदलाव होने की गुंजाइश थी। तो उन कारणों को खोज करने का इन्होंने प्रयास किया, जिन कारणों की वजह से ये मानते थे कि इस समुदाय के लोग, इस समूह के लोग समस्याग्रस्त हैं। विशेषकर जैसे इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी, इन्होंने जो पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, समाज के वंचित वर्ग की बात करी, इन्होंने एजुकेशन आदि दूसरे टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से स्थितियों में बदलाव की बात करी। तो ये जो क्रिटिकल एथनोग्राफर्स थे, ये पॉलिटिकल माइंडसेट के थे। इनके अध्ययन के पीछे अपने कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते थे। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही, एक तरह से हम कहें कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये उनका करना चाहते थे अपने हिसाब से। तो ऐसे लोगों को क्रिटिकल एथनोग्राफर्स कहा गया। इसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो अभी तक की जो अध्ययन की पद्धति थी, उस अध्ययन की पद्धति में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही एक मेजर टूल के रूप में काम में लिया जाता था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी आवश्यकताएं महसूस हुई कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन संभव नहीं है। अब तकनीक का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी समूह या संस्कृति के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले जो एथनोग्राफर्स थे, उन्होंने एक नई ब्रांच को विकसित किया जिसका नाम डिजिटल एथनोग्राफी रखा गया। डिजिटल एथनोग्राफी में ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके माध्यम से किसी लक्षित समूह से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से एक नया इमरजेंस डिजिटल एथनोग्राफी के रूप में हमारे सामने आया। ऐसे ही एक और प्रकार है रिलेशनल एथनोग्राफी। रिलेशनल एथनोग्राफी में जो एथनोग्राफर है उसके अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित नहीं होता, और जितने एथनोग्राफी की जो पद्धतियां हैं उसमें अध्ययनकर्ता एक पहले से निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में जाता है और वहां वह सहभागी अवलोकन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। लेकिन रिलेशनल एथनोग्राफी में अध्ययनकर्ता अपने सुविधा के हिसाब से सूचनाओं को एकत्रित करता है और वह एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन या उनकी तुलना करने का प्रयास भी करता है। इसमें किसी तरह का कोई हम ये कहें भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण पहले से नहीं होता। वह नए क्षेत्र में भी जा सकता है या जिस जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, जिस तरह की विश्वास व्यवस्था है, उसका विवरण देने के लिए वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हुए बदलावों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये अभी तक हमने बात करी एथनोग्राफी के मीनिंग की और एथनोग्राफी के प्रकारों की। ये इतनी चर्चा के बाद में अब हम एथनोग्राफी को परिभाषित कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि वास्तव में एथनोग्राफी प्रजाति लेखन या नृजाति शास्त्र है क्या। इसको हम अगर स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रजाति लेखन या नृजाति शास्त्र वह विधा है जिसके माध्यम से किसी समाज के प्रथानुगत व्यवहारों, उसके विश्वासों एवं मनोवृत्तियों का
विस्तृत वर्णनात्मक लेखा जोखा प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी समाज के प्रथागत व्यवहार, उसकी विश्वास व्यवस्था एवं उसकी मनोवृत्तियों का वर्णनात्मक लेखा जोखा प्रस्तुत करने की विधि को हम प्रजाति लेखन एवं नृजाति शास्त्र कहते हैं, एथनोग्राफी कहते हैं। इस एथनोग्राफी के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो वर्णनात्मक प्रकार की होती हैं, मात्रात्मक प्रकार की नहीं होती। और हम ये जानते हैं कि सोशल वर्ल्ड में, सामाजिक विश्व में जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो गुणात्मक या वर्णनात्मक ही होती हैं, हम उनको मात्रात्मक में कन्वर्जन करते हैं। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, वे अध्ययन के क्वालिटेटिव मेथड्स इन गुणात्मक सूचनाओं को प्रयुक्त करके सामाजिक यथार्थ पर जो टिक्का टिप्पणी या निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, उसको हम प्रजाति लेखन या एथनोग्राफी कहते हैं। इस प्रजाति लेखन में बहुधा सहभागी अवलोकन को एक शोध विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक विश्व है या सामाजिक यथार्थ है, उसमें ऐसी बहुत सारा व्यवहार का पक्ष है जिसको मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त करना या किसी एक बात का एक ही अर्थ लगाना संभव नहीं होता। इसलिए हमें उस समाज में, जिस समाज में वो चर्चा चल रही है, उस चर्चा की पृष्ठभूमि में जाना होगा और पृष्ठभूमि में जाने के लिए वहाँ उपस्थित होना होगा। और वहाँ उपस्थित होते हुए लोगों को व्यवहार करते हुए, उनके कल्चरल बैकग्राउंड को देखते हुए उसका अर्थ लगाया जाएगा। तो इस तरह से एथनोग्राफी का विकास हुआ। और इस प्रविधि को अपनाते हुए जो फिनोमेनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, ये जो विधाएं हैं अध्ययन की, वो विकसित हुई। धन्यवाद।